हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। प्लीज़ मेरे हाथों को और ये मेरी बुक की हालत को इग्नोर करना, क्योंकि ये बुक जब मैं +2 में थी तब की मैंने संभाल के रखी है। तो ये बुक तब की है और इसकी थोड़ी सी जो हालत है वो मुझसे ख़राब हो गई है। ठीक है, ओके। तो हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, विच इज़ +2 क्लास NCERT, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमीज। ओके, तो हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट जो मैंने बनाया, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको प्लीज़ देख लेना। आपको फिर अच्छे से समझ आ जाएगा कि इस चैप्टर में हम क्या करेंगे। ओके ओके, तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, विच इज़ किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन, अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमीज। ठीक है, तो इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने इसका जो फर्स्ट पार्ट में मैंने सेकंड पॉइंट तक कवर कर दिया है। अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे थर्ड पॉइंट से, विच इज़ एन अर्ली एम्पायर। तो इसमें हम जो इतना सा पार्ट है इसमें क्या बताया गया है कि हम इसमें अब इस जो आगे जितने भी हैं उसमें हम पढ़ेंगे ग्रोथ ऑफ मगधा के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और मौर्यन डायनेस्टी के बारे में। लाइक वो सेम ही है। चंद्रगुप्त मौर्यन जो थे वो उन्होंने ही इस मौर्यन डायनेस्टी की फाउंडर थे। उन्होंने इस मौर्यन डायनेस्टी को बहुत आगे बढ़ाया विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, जो उनके गुरु थे। ठीक है, तो इसमें हमें इतना ही बताया गया है। अब हम इसके फर्स्ट सब टाइटल में आते हैं, विच इज़ फाइंडिंग आउट अबाउट द मौर्यंस। ठीक है, अब हमें जैसे कि हमें पता है, हमने इतनी ज़्यादा चीज़ें देखी, लाइक इतनी ज़्यादा चीज़ें पढ़ी है हमने मौर्यन एम्पायर के बारे में, मौर्यन डायनेस्टी के बारे में। तो वो सब चीज़ें हमें कहाँ से पता लगती है, हमें कहाँ से वो जो एविडेंस जो मिली हमें कहाँ कहाँ से मिले, वो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमें एविडेंस मिला अर्थशास्त्र से। ये है बुक थी बाय कौटिल्य। जो फर्स्ट हमें पता लगता है वो है अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य। कौटिल्य और चाणक्य जो हैं वो सेम ही हैं, वो अलग अलग पर्सन नहीं हैं, ये सेम ही पर्सन है। ठीक है, तो हमें अर्थशास्त्र मिलती है बाय कौटिल्य। तो उन्होंने इसके मौर्यन डायनेस्टी के बारे में उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया, हमें वहाँ से भी पता लगता है। सेकंड हमें पता लगता है अकाउंट ऑफ मैगस्थनीज से। तो इसमें क्या है, उन्होंने भी इस मॉडर्न डायनेस्टी के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी थी और इसलिए हमें उससे भी पता लगता है। दूसरा हमें पता लगता है पुरानिक लिटरेचर एंड संस्कृत लिटरेचर। तो ऑब्वियसली जब ये डायनेस्टी स्टार्ट हुई तो वहाँ पे जो ब्राह्मण्स तो होंगे ही, तो वो लिखेंगे। संस्कृत जो बोलते थे हमारे हिंदू जो थे वो तो होंगे ही वहाँ पे। तो वो भी इस डायनेस्टी के बारे में लिखते रहते थे। ठीक है, तो हमें उससे भी पता लगा और जो फोर्थ हमें पता लगा वो पता लगा बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्सिस है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि जो बुद्धिस्ट जो टेक्सिस थी और जो जैन थी उन्होंने भी बहुत कुछ लिखा, तो हमें उनसे भी पता लगा है। ठीक है, फिर हमें पता लगा है पिलर्स एंड रॉक्स। ठीक है, रॉक्स और कॉइन से भी पता लगा है। लाइक जो ये जो डायनेस्टी था ये बहुत ज़्यादा लाइक बहुत वास्ट डायनेस्टी थी, बहुत बड़ी, बहुत वैल्यू डायनेस्टी थी और ये बहुत लाइक पावरफुल रूलर के द्वारा रूल की जाती थी। तो उन्होंने क्या किया, पिलर्स में, कॉइन्स में और रॉक्स में इंस्क्रिप्शन। ठीक है, इंस्क्रिप्शन जो मिले वो हमें पिलर, रॉक्स, कॉइन्स में मिले और बहुत सारी चीज़ों में भी मिले। तो उससे भी हमें इस मॉडर्न डायनेस्टी के बारे में पता लगता है। ठीक है, ओके। जो अशोका थे वो फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने इंस्क्राइब किया उनके मैसेजेस को। ठीक है, टू हिज सब्जेक्ट। लाइक उन्होंने अपनी प्रजा को अपने जो मैसेजेस थे जो देना चाहते थे वो अपने सब्जेक्ट को तक पहुंचाने के लिए बहुत सारी चीजें की। लाइक जो अशोका ही थे, अशोक ही ऐसे फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने अपना जो मैसेज जो था वो अपनी प्रजा तक पहुंचाने के लिए वो जो मैसेजेस थे वो स्टोन पे भी लिखवाए। ठीक है, नेचुरल रॉक्स पे भी लिखवाए और पॉलिश्ड पिलर्स पे भी लिखवाए, जैसे आप ये देख सकते हो अपनी बुक में, यहाँ पे भी लिखवाए। ठीक है, उसके बाद पता लगता है धम्मा से। अब धम्मा क्या होता है, धम्मा में बहुत सारी जो चीज़ें थी, लाइक अच्छी अच्छी चीज़ें अबाउट लाइफ, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने से बड़ों की, हमें दान देना चाहिए। ठीक है, अच्छी अच्छी चीज़ें धम्मा में लिखी हुई थी। तो उन्होंने भाई धम्मा भी हमें जो आज हमें मिलती है चीज़ें, तो हमें उससे भी मॉडर्न एम्पायर के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता लगती है। तो हमें किस किस चीज़ों से मॉडर्न डायनेस्टी के बारे में पता लगता है, विच इज़ अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य, अकाउंट ऑफ मैगस्थनीज,
ठीक है। पुरानिक लिटरेचर एंड संस्कृत लिटरेचर से भी हमें पता लगता है। फिर हमें पता लगता है बुद्धिस्ट एंड जैन इनकी जो टेक्स्ट बुक जो थी उससे भी हमें पता लगता है। पिलर्स से पता लगता है, हमें कॉइन से पता लगता है, रॉक से पता लगता है, ठीक है। धम्मा से भी पता लगता है। तो ये जो चीज़ें थी इनकी वजह से ही हम आज बोल पाते हैं कि हाँ मॉडर्न एम्पायर जो था वो ऐसा था, वहाँ पे चीज़ें ऐसी ऐसी थी। और लाइक जो भी हम पढ़ते हैं ना मॉडर्न एम्पायर के बारे में, वो हमें इन चीज़ों से ही पता लगता है कि हाँ वहाँ पे ऐसी चीज़ें भी थी। ओके ओके, तो हम अब इसके जो सेकंड सब टाइटल है उसमें आते हैं 3.2 एडमिनिस्ट्रेटिंग द एम्पायर। ओके, तो इसमें हमें क्या बताया गया है, जो ये डायनेस्टी जो थी, ठीक है, इसमें 5 थोड़ा छप गया, दिख नहीं रहा होगा ये, ठीक है। तो 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स थे, यहाँ पे देख सकते हैं आप, 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स थे, ठीक है। फर्स्ट इज पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तौशाली और स्वर्णगिरी, ठीक है। ये जो सेंटर्स जो थे वो अपने अपने एक इम्पॉर्टेंट यूनिक चीज़ की वजह से बहुत जाने माने थे, स्पेशल थे और इम्पॉर्टेंट थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो स्वर्णगिरी थी वो गोल्ड माइन की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और फेमस थी, ठीक है। सेकंड हमें जो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता लगा वो मेगास्थनीज ने अपनी जो उसकी बुक थी उन पे उसमें मेंशन किया। यहाँ पे कमेटी बनी थी और सब कमेटीज बनी थी, ठीक है। तो इसमें ये दो जो थे, लाइक अब इतना बड़ा जो एम्पायर था, ये इतना वास्ट था, इतना बड़ा जो मॉडर्न एम्पायर जो था, अब इसको संभालने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें भी चाहिए होंगी। लाइक हर एक ओनली एक राजा ही सब चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकता, उसको थोड़ा सा लोग भी चाहिए जो उसके जो प्रजा है, जो उसका किंगडम है, उसमें जो चीज़ें हैं उसको हैंडल करे, ठीक है। तो वैसे इसलिए ही उन्होंने कमेटीज बनाई थी और सब कमेटीज बनाई थी, ठीक है। कुछ जो कमेटीज जो थी वो ट्रांसपोर्ट को देखती थी, लाइक उसमें नज़र रखती थी, ठीक है। कुछ रखती थी लुक आफ्टर द नेवी, मतलब नेवी वाले जो सिस्टम होता था, नेवी उनकी आर्मी, उसमें नज़र रखती थी। दूसरी फुट सोल्जर पे भी नज़र रखी जाती थी, लाइक उनको भी देखा जाता था कि वो उनका क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है। फुट सोल्जर को भी देखा जाता था, हॉर्सेस को भी देखा जाता था, लाइक कि कितने हॉर्सेस जो हैं वो नीड हैं, हमारी जो उनकी जो आर्मी थी उनको कितने हॉर्सेस की ज़रूरत है, कितनों की नहीं है। सेम एलिफेंट्स भी वो रखते थे, एलिफेंट्स को भी वो देखते थे कि लाइक हमें कितने एलिफेंट्स जो हैं वो चाहिए, ठीक है। और चैरियट्स को भी देखते थे, लाइक कितनों की ज़रूरत है, कितनों की नहीं है, लाइक सेम ही चीज़ें रिपीटेड हैं, ठीक है। तो इसलिए मैगजीन्स की जो टेक्स्ट थी उसमें उन्होंने ये चीज़ें मेंशन की थी, लाइक कमेटीज़ और सब कमेटीज़ बनी थी, वो लोग जो लुक आफ्टर करती थी ट्रांसपोर्ट में, नेवी में, फुट सोल्जर में, हॉर्सेस में, एलिफेंट्स में और चैरियट्स में, ठीक है। इन चीज़ों में वो नज़र रखते थे, ये 2 चीज़ें, ठीक है। उसके बाद जो ये हमें अशोकाज के धम्मा से भी पता लगता है, लाइक इससे पहले वाले में हमने पढ़ा, ठीक है। अशोकाज धम्मा से भी पता लगता है, इसमें लाइक वही लाइफ की चीज़ें, लाइफ के बारे में बात, गुड वर्क, ऑनेस्टी, ठीक है। तो हमें उससे भी पता लगता है, उन्होंने ये मैसेज स्प्रेड किया था बाय धम्मा, ठीक है, अशोका जी ने। ओके, तो इस जो 3.2 सब टाइटल है उसमें यही बताया गया है। ओके, तो अब हम अपने नेक्स्ट जो इसका थर्ड सब टाइटल है उसमें आते हैं, 3.3 हाउ इम्पॉर्टेंट वॉज द एम्पायर। ओके, तो इसमें हमें क्या बताया गया है, इसमें हम पढ़ेंगे मौर्यन एम्पायर के बारे में कि लाइक वो क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। हम उसको आज और भी ज़्यादा डायनेस्टीज आई हैं, बट मौर्यन एम्पायर ही क्यों इतना पॉपुलर है, इतना लाइक उसके बारे में हम क्यों पढ़ते हैं, उसमें क्या ऐसा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, और भी ज़्यादा डायनेस्टीज आई थी, जैसे कि हमें पता है बहुत सारी डायनेस्टीज आई थी, वो बहुत ज़्यादा मौर्यन डायनेस्टी से ज़्यादा तक उन्होंने लास्ट किया था, ठीक है। मौर्यन एम्पायर ने ओनली लास्ट किया था 150 ईयर्स तक ही लास्ट किया था, ठीक है। और जो मौर्यन एम्पायर जो थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, लाइक बहुत ही ज़्यादा। उनके जो क्लेवर डिसीजंस थे, ठीक है, वो उसको बहुत ज़्यादा आगे आगे लेके जा रही थी, ग्रोथ की तरफ लेके जा रही थी। वो बहुत रिच एंड कल्चर था, लाइक बहुत ज़्यादा कल्चर बहुत थे, रिलीजियस थे, ठीक है, वहाँ पे। और जो वहाँ पे रिलीजियस भी थी, भगवान को भी माना जाता था, लाइक बुद्धिस्ट थे, जैन थे, ठीक है, ब्राह्मण्स थे, जो इसको और भी ज़्यादा ग्रोथ देने में हेल्प करते थे, ठीक है। और रिगार्ड एज द मेजर लैंडमार्क, बिकॉज यही एक एम्पायर था, ठीक है,
जिसमें जो बहुत ज़्यादा ग्रोथ की, जो बहुत ही जल्दी बहुत ज़्यादा ग्रोथ तक पहुंच कर उन्होंने बहुत सारे एरियाज में अपना इम्पैक्ट बना लिया था। इसलिए ये जो मौर्यन एम्पायर जो है, ठीक है, ये इसलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मौर्यन एम्पायर जो था वो 150 ईयर्स से भी ज़्यादा लास्ट कर सकता था, बट जो ये डाउनफॉल इसका इसलिए हुआ क्योंकि जो अशोका जो थे, उन वो रूलर जो थे, उन बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर थे, उनके बाद कोई भी बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर उनके जैसा नहीं आ पाया। इसकी वजह से इसका डाउनफॉल हुआ। इफ़ अशोका जैसे और भी रूलर्स आते तो ये डायनेस्टी बहुत ही ज़्यादा लंबी चलती। और ये डायनेस्टी जस्ट 150 ईयर्स तक ही चली थी, बट स्टिल इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है कि आज भी लोग इस डायनेस्टी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है। तो इसलिए ये डायनेस्टी इतनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ही हम आज भी इसके बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो हम अपने अभी फोर्थ टॉपिक पे आते हैं इस चैप्टर के, विच इज़ न्यू नॉन्स ऑफ नोशंस। ओके, हम अपने अभी अब हम अपने फोर्थ टॉपिक पे आते हैं, विच इज न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप, ठीक है। 4.1 चीफ एंड किंग्स इन द साउथ। ओके, तो अब हम इसमें साउथ के किंग्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे बाय द सेकेंड सेंचुरी BCE, ठीक है, जैसे ये सेकेंड सेंचुरी आई, न्यू किंग्स साउथ में डेवलप होने लग पड़े, न्यू किंगडम्स बनने लग पड़े। जो किंगडम्स बनने लगे वो थे चोलास, चेरास एंड पांड्यास। ये इमर्ज होने लग पड़े, लाइक इनकी डायनेस्टी भी स्टार्ट हो गई इनकी डायनेस्टी भी स्टार्ट होगी। और ये जो इन चोलास, चेरास एंड पांड्यास के बारे में हमें कहाँ से पता लगता है, ये भी हमें डिफरेंट सोर्सेज से पता लगता है, जैसे कि तमिल संगम टेक्स्ट थी है संगम से, ठीक है। तो हमें तमिल संगम टेक्स्ट से हमें इनके बारे में पता लगता है। उस तमिल संगम में इनके बारे में लिखा हुआ है, इसलिए हम इनके बारे में जान पाते हैं, ठीक है। इसके बाद आए सतवाहन्स। इन्होंने वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया में रूल किया था। सेकेंड BCE टू सेकेंड CE तक रूल किया था, अराउंड 400 ईयर्स, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इन्होंने रूल किया इंडिया में, साउथ में। उसके बाद सतवाहन्स के बाद आए शाकाज, ठीक है। इनका जो ओरिजिन हुआ था वो सेंट्रल एशिया से इनका ओरिजिन हुआ था। इन्होंने अपना किंगडम जो स्टैब्लिश किया था नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स में, ठीक है। तो पहले कौन है, चोलास, चेरास, पांड्यास, इनके बाद है सतवाहन्स आए, उसके बाद है शाकास। तो साउथ में भी बहुत ज़्यादा लाइक डायनेस्टियाँ बनना स्टार्ट हो गई थी, बहुत ज़्यादा ग्रोथ साउथ में भी होना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। इस पॉइंट में 4.1 में हमें इतना ही बताया गया है। अब नेक्स्ट इज हमारा जो 4.2 जो सब टाइटल विच इज डिवाइन किंग्स। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, किंग्स के बारे में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट उसमें आते हैं विच इज 4.2 डिवाइन किंग्स, ठीक है। इसमें हमें क्या पढ़ना है किंग्स के बारे में, लाइक उनको डिवाइन किंग्स क्यों बोला जाता था, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है, जो किंग थे, किंग क्लेम्ड हाई स्टेटस। तो इसमें क्या बताया गया है, जो किंग थे वो खुद को हाई, बहुत लाइक अपना जो उनका स्टेटस था, उन्होंने खुद को बहुत ज़्यादा हाई क्लेम करते थे, लाइक वो ही लॉर्ड है, किंग इज़ लॉर्ड। वो खुद को बहुत ज़्यादा लाइक भगवान जैसे मानते थे खुद को, और वो अपने आप को बहुत हाई स्टेटस में रखते थे, लाइक हम ही सब कुछ हैं। फॉर एग्जाम्पल कुशानाज रूल्ड सेंट्रल एशिया टू नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। कुशानाज इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो थे, बिकॉज उनके क्लोसल स्टैच्यूज मिले, ठीक है, कुशानाज रूलर्स के, मतलब बड़े ये रहे, ठीक है, क्लोसल स्टैच्यूज मिले कुशानाज के, जिसकी वजह से हमें लगता था कि किंग्स के इतने स्टैच्यूज बने हैं, तो मतलब उनमें कुछ ना कुछ है, वो कुछ डिफरेंट खुद को मानते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह में स्टैच्यूज मिले थे। इसकी वजह से हम ये जान पाते हैं कि किंग हम अब खुद को बहुत ज़्यादा ऊपर मानते थे। फिर हमें कुछ इंस्क्रिप्शन में ये भी पता लगा, जो किंग्स थे उन्होंने खुद को टाइटल दिया था देव पुत्र का, ठीक है, सन ऑफ गॉड, इसका मतलब है सन ऑफ गॉड। इन्होंने खुद को देवपुत्र टाइटल भी दिया था, ठीक है। और ये टाइटल वो इंस्पायर्ड हुए थे चाइनीज रूलर से, जो खुद को सन ऑफ हेवन बोलते थे, ठीक है।
इसलिए उनकी मतलब वही ना देखा देखी में उन्होंने खुद को भी बहुत ज़्यादा सुप्रीम लॉर्ड मानना स्टार्ट कर दिया, खुद को हाई रैंक पे रखना स्टार्ट कर दिया। तो खुद को डिवाइन इसलिए ही बोलते थे। चाइनीज़ रूलर्स को देख के उन्होंने स्टार्ट कर दिया। दूसरी फिर नेक्स्ट हमें पता लगता है प्रशस्ति से। अब प्रशस्ति क्या होती हैं? किसी किंग की, किसी रूलर की बहुत ज़्यादा जो प्रेज की जाती है, वो एक प्रशस्ति बनती है, एक बुक बनती है जिसमें पूरा पूरा उस किंग के बारे में ही लिखा होता है कि उस किंग ने क्या क्या किया, वो कितना डिवाइन था, कितना पावरफुल था, लाइक उसने क्या क्या किया, वो प्रशस्ति में लिखा जाता है। जो लिखा गया था समुद्रगुप्ता की भी प्रशस्ति बनी थी, उनके बारे में भी लिखा गया। तो इससे हम ये बता सकते हैं कि डिवाइन किंग्स जो थे वो इसलिए ही इन वजह से ही खुद को अपने आप को डिवाइन मानते थे, बहुत ज़्यादा खुद को सुप्रीम रखते थे। ओके, तो हम अब इसके फिफ्थ टॉपिक पे आते हैं, विच इज़ अ चेंजिंग कंट्री साइड। 5.1 पॉपुलर परसेप्शन ऑफ किंग। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? जो राजा होता है वो अपनी प्रजा के बीच में कैसे जाता है और वहाँ पे अपनी प्रजा का, अपने सब्जेक्ट्स का क्या क्या वहाँ पे चल रहा था वो कैसे पता करता है। वो जो ये जो स्टोरी है वो मेंशन है इन 2 बुक्स में, जटाकास एंड पंचतंत्रा में, जो लिखी गई है पाली लैंग्वेज में। ठीक है, इन 2 बुक्स की वजह से ही हमें राजा के जो करता था, अपनी प्रजा में गया, वो सब चीज़ें हमें इन 2 बुक्स से पता चलती है। स्टोरी फिर आता है हमारा स्टोरी ऑफ गांधातिंडु जटाका। ठीक है, तो ये एक स्टोरी है जो मैंने ये हाईलाइट की हुई है, ये स्टोरी है। ठीक है, तो हाँ, तो ये जो स्टोरी है वो हमें जो स्टोरी हमें पता लगी गांधातिंडु जटाका के बारे में, वो स्टोरीज हमें पता लगी इन्हीं बुक से, जटाकास और पंचतंत्रा, इन बुक से ही हमें पता लगी है गांधातिंडु जटाका की स्टोरी। ओके, तो इसमें क्या होता है, ये एक रूलर होते हैं गांधातिंडु जटाका नाम के। ये क्या करते हैं, अपना जो रूप होता है, अपना जो भेष होता है वो बदल के अपनी प्रजा के बीच में जाते हैं, उनका अपने सब्जेक्ट्स का हाल चाल पूछने, मतलब नॉट पूछने, लाइक उनका देखने कि क्या चल रहा है अपनी उसकी प्रजा में। क्योंकि अगर वो अपने राजा के ही लाइक पूरे प्रॉपर फॉर्म में जाते तो लोग उनको सलाम करने लग पड़ते, लोग झुकने लग पड़ते, तो उनको रियलिटीज कभी पता लगती ही नहीं। इसलिए वो क्या करते हैं, अपना पूरा जो उनका भेष होता है, अपना पूरा फॉर्म वो चेंज करके जाते हैं, मतलब पूरी पर्सनैलिटी चेंज करके जाते हैं वो। तो वो जब अपने प्रजा में जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे जाके वो देखते हैं कि वहां पे क्या चल रहा है। बट उनको वहां पे जाके ये एक चीज बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है कि जो लोग होते हैं वो राजा को ही कर्ज कर रहे होते हैं, राजा से ही दुखी होते हैं, उससे नाराज होते हैं, क्योंकि सॉरी जो टैक्स सिस्टम होता है बहुत ज्यादा राजा ने रखा होता है, उस वजह से लोग बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। बिकॉज वहां पे क्या होता है, रात को जो होते हैं, जो वहां के जो रॉबर्स होते हैं, वो चोरी, उनका सामान जो था वो चोरी करके ले जाते थे, तो उनके पास कुछ बचता ही नहीं था। ठीक है, और फिर उसके बाद राजा के लोग भी आ जाते थे टैक्स लेने, तो जब उनके पास कुछ बचा ही नहीं होगा, वो सेल ही नहीं करेंगे, उनके पास पैसे ही नहीं आएंगे, तो राजा को क्या देंगे, टैक्स में। ठीक है, तो वो टैक्स से भी बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई अमाउंट, हाई वैल्यू का टैक्स था जो उनको पे करना पड़ता था, किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में उनको पे करना पड़ता था। इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान थे कि एक तो चोर चोरी करके भी चले जाते हैं, ऊपर से राजा इतना ज्यादा टैक्स ले लेता है, तो ये चीज बहुत ज्यादा उनके लिए प्रॉब्लम बन गई थी। और वो राजा को इसलिए गुस्सा हो रहे थे राजा पे कि यार ये क्या है, एक तो हमारा कुछ बचता नहीं है, और इतना ज्यादा टैक्स हाई करके रखा हुआ है, और उसको कुछ पड़ी ही नहीं है राजा को, तो इसलिए लोग बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। तो लोगों ने क्या की, कुछ लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया था कि जो उनकी प्रजा जो थी उस किंगडम को छोड़ के वो लोग जंगलों में भागना उन्होंने शुरू कर दिया था, और वो जंगल में जाके छुपने लगे थे, जिससे बहुत सारी प्रजा कम भी हो चुकी थी, वो भाग रहे थे, चोरी से भाग रहे थे और टैक्स से भी बच रहे थे। ठीक है, तो ये चीज राजा को जब पता लगी तो उसको बहुत ज्यादा दुख हुआ कि उसके किंगडम में इतना कुछ चल रहा है, इतनी उसकी प्रजा में इतना कुछ चल रहा है और उसको उस चीज का पता ही नहीं है। जो राजा था उन्होंने टैक्स सिस्टम फार्मर से लेना शुरू किया ही था, और जिस वजह से फार्मर्स बहुत ज़्यादा दुखी रहने लग पड़े थे। और राजा इतना हाई टैक्स इसलिए लेता है क्योंकि उसने जो अपना आर्मी थी, उसका जो राज्य था, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको उसमें आर्मी का, उसमें सब चीज़ें ठीक से करने के लिए उसने टैक्स बहुत ज़्यादा हाई करके रखा था। बट वो जो टैक्स हाई जो था वो फार्मर्स को, जो नॉर्मल पीपल थे, उनको बहुत ज़्यादा
ड्रेन कर रहा था, वो उसके अगेंस्ट थे कि इतना टैक्स रखा हुआ है। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमें यही बताया गया है कि 2 बुक्स मिली, जटाकाज और पंचतंत्रा। ठीक है, इसमें हमें कुछ स्टोरीज बताई गई हैं और उसमें से एक स्टोरी है गानातेंदु जटाका के बारे में। ठीक है, कैसे उन्होंने टैक्स सिस्टम अपना उसके बाद कम कर दिया होगा या किया होगा, वो भी इसमें मेंशन है। तो अब हम इसके नेक्स्ट सबटाइटल में आते हैं, विच इज 5.2 स्ट्रैटेजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। तो इसमें हमें क्या बताया गया है कि जो लोगों ने क्या किया, दे स्टार्टेड शिफ्टेड टूवर्ड्स प्लग एग्रीकल्चर। लाइक उन्होंने क्या किया, प्लग एग्रीकल्चर, ओके, तो उन्होंने प्लग का यूज करना शुरू कर दिया इन एग्रीकल्चर। फर्टाइल लैंड में वो लोग ये यूज करते थे। दूसरा, वो आयरन टिप प्लशर को भी वो यूज करना उन्होंने शुरू कर दिया इन एलिवल सॉइल में। मतलब क्या होता था, जो हल होता था पहले वो लकड़ी का होता था, तो उससे खुदाई में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी और बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग, वही बहुत ज्यादा लेट होता था, मतलब लेट हो जाता था उनको करते करते, वो थक भी जाते थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने हल के आगे जो उसके आगे टिप होती है वहां पे उन्होंने क्या किया, आयरन का यूज करना शुरू कर दिया, जिससे वो खुदाई में बहुत ईजी हो गया उन लोगों को। और ये वो उन्होंने फिर इसकी हेल्प से पूरी ही वैलीज लाइक गंगा वैली, कावेरी वैली तक उन्होंने अच्छी तरह इसका यूज कर करके खुदाई कर दी और जिससे उनको एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा इजी हो गया। फिर हमें एक और चीज हुई, प्रोडक्शन ऑफ पैडी मतलब राइस, इसको हम राइस बोलते हैं। ठीक है, उन्होंने राइस की भी प्रोडक्शन करना मतलब प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया था, चावलों को उगाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, कुछ जगह में जो वहाँ के जो रूलर्स थे उन्होंने इरिगेशन सिस्टम भी स्टार्ट कर दिया। और कुछ रूलर्स ने जहाँ तक पानी जहाँ तक पानी नहीं पहुँच पा रहा था वहाँ पे उन्होंने इरिगेशन सिस्टम भी स्टार्ट कर दिया। क्योंकि अगर इसमें राजा का ही, उस रूलर का ही फायदा था, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर अच्छा होता तो उसकी खेती बाड़ी अच्छी होती तो उसकी फसलों से जो बिकती तो उसको उसका अच्छा अमाउंट मिलता, और अच्छा अमाउंट जो फार्मर्स को मिलता तो वो इजीली अपना जो टैक्स भी था वो अच्छे से पे कर सकते थे, तो इससे राजा का ही बेनिफिट होता था। तो इसलिए राजा ने इरिगेशन सिस्टम भी शुरू कर दिया जहां तक पानी इतना नहीं पहुंच पाता था। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है। इसमें हमें क्या याद रखना है कि लोगों ने प्लग को यूज करना स्टार्ट कर दिया, हल को यूज करना स्टार्ट कर दिया, फर्टाइल लैंड्स में उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया, उन्होंने आयरन टिप प्लशर को भी यूज करना स्टार्ट कर दिया, एलिवल सॉइल में उन्होंने कावेरी गंगा वैली तक उन्होंने पूरा ऐसे खोद दिया, वो बहुत अच्छी तरह उसमें अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। उन्होंने राइस पैडी को भी उगाना शुरू कर दिया और इरिगेशन सिस्टम भी स्टार्ट हो चुका था इस टाइम तक। ठीक है, तो अब हम इसके जो थर्ड इसका सब टाइटल है उसमें आते हैं, 5.3 डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी। तो इसमें हमें क्या बताया गया है कि जो ये स्ट्रैटेजीज जो थी जिससे एग्रीकल्चर अच्छा हो गया, जैसे कि इरिगेशन सिस्टम से, पैडी से, ठीक है, आयरन डे प्लशर से, ठीक है, प्लग का यूज करना जो स्टार्ट हो गया, इससे बेनिफिट्स तो आ रहे थे बट वो सब जगह नहीं थे उसके बेनिफिट्स, वो अनइवन बेनिफिट्स थे टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन के। ठीक है, क्योंकि अनइवन किस लिए थे, क्योंकि जो कुछ एरियाज में इसका यूज अच्छे से हो पा रहा था और कुछ एरियाज में जैसे पानी नहीं पहुंच पा रहा था, वहां पे इरिगेशन मेथड जो था वो नहीं पॉसिबल हो पा रहा था, और जो थोड़े से जिनकी कम लैंड थी उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही थी, तो जिसकी वजह से जो इसका जो बेनिफिट्स थे वो हर जगह नहीं पहुंच पा रहे थे। जो लार्ज लैंड ऑनर्स थे वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे थे, बहुत ज्यादा डेवलप हो रहे थे, बट जो छोटे वाले थे वो वहीं के वहीं थे, वो ग्रो नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से क्या हो गया, जो एरिया था, जो जगह जो थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी थी उस टाइम भी। फर्स्ट इज लार्ज लैंड ऑनर्स, सेकंड प्लग मैन, थर्ड स्लेव्स। ठीक है, और इनके जो नाम मैंने भी लिखे नहीं है यहाँ पे, मैं नाम भी मेंशन कर दूंगी साइड बाय साइड। ओके, तो इसमें हमें इतना ही बताया गया है कि क्या क्या डिफरेंसेस आ गए रूरल सोसाइटीज़ में। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है। अब हम इसके 4th टॉपिक पे आते हैं। ओके, तो अब हम इसके इस वीडियो के लास्ट टॉपिक में आते हैं, वो है 5.4 लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल इलाइट्स। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बताया गया है कि तो हम अब तो इसमें क्या बताया गया है, जो लैंड जो थी वो ग्रांट्स की जाती थी, लाइक कि
किसी को गिफ्ट की जाती थी या फिर किसी को डोनेट की जाती थी। ये आर्कियोलॉजिस्ट को ये जो मतलब लैंड ग्रांट्स का ये जो चीज़ थी उनको देखने को मिली। रिकॉर्ड, एक इसके रिकॉर्ड भी होते थे, और वो रिकॉर्ड जो थे वो बाय इंस्क्रिप्शन आर्कियोलॉजिस्ट को मिले, और वो लिखे गए थे कॉपर प्लेट्स में। ठीक है, कॉपर प्लेट्स में वो इंस्क्रिप्शन लिखे गए, रिकॉर्ड्स लिखे गए कि लैंड जो थी वो ग्रांट भी की जाती थी। और ये जिस जिस लैंग्वेज में कॉपर प्लेट्स में रिकॉर्ड्स लिखे गए थे वो थी संस्कृत, तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में ये जो लैंड ग्रांट्स का जो रिकॉर्ड था वो लिखा जाता था। ठीक है, उसके बाद आता है एक हमारा बहुत ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट हाईलाइट नेम विच इज़ प्रभावती गुप्ता। ये जो थे वो चंद्रगुप्त सेकंड के डॉटर थे। ठीक है, उन्होंने जो लैंड थी वो ग्रांट की। ठीक है, क्योंकि जो लैंड जो थी वो फीमेल्स को ग्रांट करना लाइक नहीं था, मतलब संस्कृत जो टैक्सेस हैं उसमें ये मेंशन किया गया है कि जो लैंड ग्रांट करना जो फीमेल्स को वो नहीं था, अलाउ नहीं था, और ना ही वो लैंड रख सकती थी, ना ही वो लैंड को ऑन कर सकती थी। बट ये प्रभावती गुप्ता ने उस लैंड को ग्रांट भी किया और खुद को ऑन भी किया। ठीक है, तो इसलिए ये नाम बहुत ज़्यादा हाईलाइट है, जो हम आगे भी अब आगे आने वाले चैप्टर में, अपकमिंग चैप्टर्स में इनको इस नाम को भी पढ़ेंगे, रिपीट होगा ये नाम इसलिए। और ठीक है, तो प्रभावती गुप्ता ने उस लैंड को ऑन किया। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रांट फॉर एग्रीकल्चर और सम रिलीजियस वर्क। मतलब ये जो लैंड जो थी ग्रांट किस 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 रीजन के वजह से की जाती थी। किसी को लाइक एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन दे दी, किसी को रिलीजियस फैक्टर्स के लिए ज़मीन दे दी कि भाई यहाँ पे मंदिर, टेम्पल जो भी आपको बनाना है वो बना सकते हो, और ये खेती बाड़ी के लिए भी ज़मीन। तो इन वजह से जो लैंड जो थी वो ग्रांट की जाती थी लोगों को। ठीक है, तो इसमें बस हमें इतना ही बताया गया है। ओके, तो इस वीडियो में मैंने 3, 4 एंड 5 जो टॉपिक हैं इस चैप्टर के वो कवर किए हैं, और मैंने हर टॉपिक का जो शॉर्ट जो मतलब की पॉइंट्स हैं जिसको देखते ही आपको मतलब याद आ जाए, वो वैसे से की पॉइंट्स लिख दिए हैं। आई होप आपको समझ आई होंगी। मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया, कोशिश की कि आपको समझ आए। इफ़ आपको समझ नहीं आया, लाइक कोई चीज़ समझ आपको नहीं आ रही है, तो आप वो मुझे बताना, मैं उसको ज़रूर सुधारने की कोशिश करूँगी। और मुझे ऐसे पढ़ाने का जो वे है वो थोड़ा सा इजी लगा, लाइक फेस टू फेस पढ़ाने से। आई होप आपको ये सेटअप जो था वो पसंद आया होगा, और थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और थैंक यू।